स्वागत है। हम लोग कर रहे थे प्रश्नोत्तरी। हम लोग यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें प्रश्नोत्तरी चल रहा है। आज टॉपिक है प्रत्याहार। आज का टॉपिक क्या है? प्रत्याहार। आइए हम लोग प्रत्याहार पे चर्चा करते हैं। प्रश्न देखिए, प्रत्याहार से बनने वाले प्रश्न ऐसे बनेंगे जैसे प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। पहला प्रश्न है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है हलोनंतरा संयोगः आदिरंतेन सहेता अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः उपदेशे अजन्नासिक इत। तो चार विकल्प हैं। तो बताइए प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो कहते हैं कि हलोनंतरा क्या करता है? संयोग संज्ञा करता है। ठीक है, तो अब संयोगा लिखा है लेकिन आदिरंतेन सहेता में प्रत्याहार नहीं दिख रहा है। उपदेशे अजन्नासिक क्या करता है? इत संज्ञा करता है। तो कहने का मतलब है कि आपको विकल्प बी देखना है। विकल्प बी ही सही उत्तर हो जाएगा। आदिरंतेन सहेता ये क्या करता है? प्रत्याहार संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र है। लेकिन हलोनंतरा क्या करता है? संयोग संज्ञा करता है। और उपदेश अजन्नासिक इत क्या करता है? इत संज्ञा करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय है प्रति आंग आहार घई, प्रति आंग री त, प्रति आंग री घई, प्रति आ री सानच। तो आपको ये ध्यान देना कि प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है, उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, किस शब्द से लगा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। तो प्रत्याहार प्रति दिख रहा है, ठीक है, प्रति उपसर्ग है। आंग धातु है कि नहीं है, और आहार शब्द है कि नहीं, घई प्रत्यय है कि नहीं। मुझे लगता है विकल्प ए सही उत्तर है। नहीं है क्या? आप लोग बताइएगा, जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ भी प्रति है, उपसर्ग है, हाँ एकदम सही है। आंग है, ये भी सही है। ह्री धातु है, ये भी सही है कि नहीं पता नहीं, आप लोग बताइए। त प्रत्यय है कि नहीं। प्रति उपसर्ग इसमें भी दिख रहा है, आंग ये भी दिख रहा है, उपसर्ग, ये दोनों उपसर्ग हैं। एक दो ये आपका शब्द हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो बताइए ह्री धातु है कि आहार धातु है? देखिए ध्यान रखिएगा, घई प्रत्यय सही है, ये भी सही है। आंग है सही है, प्रति है सही है, पर ह्री धातु है, आहार धातु नहीं है। और प्रति आंग है ही नहीं, आ लिखा तो गलत हो गया, सानच है नहीं, त है नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन आप देखेंगे, धातु देखेंगे तो आहार की जगह री देखना है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक री धातु से घई प्रत्यय करने पर क्या बनता है? प्रत्याहार। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। री धातु है, घई प्रत्यय है, प्रति और आंग दो उपसर्ग हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रत्याहार शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्याहार शब्द का अर्थ है, जवाब दीजिए। सब लोग जवाब दे रहे हैं सही सही कि नहीं, उत्तर देखते रहिएगा सब लोग। संक्षेपीकरण होगा, आभूषण होगा, आहार होगा कि विस्तृतीकरण होगा? देखिए प्रत्याहार शब्द का अर्थ होगा, आपको पढ़ाया गया होगा निर्मोही सर के द्वारा, उसमें बताया गया होगा कि बड़े से छोटा करना है। क्या करना है? कोई भी चीज है बहुत बड़ी है, जैसे माहेश्वर सूत्र आयुर से लेकर हल तक है, तो अच बोल के क्या करते हैं? बड़ा करते हैं कि छोटा करते हैं? तो उसको छोटा करते हैं, तो विस्तृतीकरण तो होता नहीं। आहार की कोई बात ही नहीं, आभूषण की कोई बात ही नहीं, संक्षेपीकरण होगा। क्या होगा? मतलब प्रत्याहार, वैसे भी आप जब प्रत्याहार बनाते हैं तो शब्दों को कम कर देते हैं, ना कि बड़ा करते हैं, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। संक्षिप्त करना या संक्षेपीकरण करना। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए संक्षेपीकरण, विस्तृतीकरण, प्रत्याहार, आभूषण। तो ये देखिए प्रत्याहार का लक्षण है, कभी कभी लक्षण भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्याहार क्या हो जाएगा? विकल्प सी। सही उत्तर आ रहा है कि नहीं लोगों का? देखते हैं। अभी पांचवा प्रश्न चलने वाला है। 4 का सी लोग जवाब दिए, 4 का ए भी कुछ लोग दे रहे हैं। कैसे चलेगा ऐसे? कौन सा सही हो रहा, कौन सा गलत, ध्यान रखिएगा। प्रत्याहार तो पढ़ाया गया होगा मेरे ख्याल से। जिनकी सहायता से
कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें कहते हैं। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्याहार, संक्षिप्त वर्ण, स्वर या दीर्घ। देखिए यहाँ प्रत्याहार की वैसे भी चर्चा हो रही तो प्रत्याहार होगा, लेकिन ये भी समझिए प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। और यहाँ हिंदी में कहा गया है कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रत्याहार ही कहते हैं। ठीक है, प्रत्याहार का मतलब ही है कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके। आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अंत्य इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ का भी बोध कराता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए पूरी लाइन है, अंत्य इत अर्थात अयुड़ का अड़ मान लीजिए, और वर्ण के साथ जो आदि वर्ण है, जैसे अयुड़ का अ हो गया, वह मध्यगामी मतलब बीच का जो पोर्शन रहता है, जैसे उ, ई, अ, ई, उड़, तो अ को बता दिया, ड़ को बता दिया, उसके बीच में ई और उ आया तो मध्यगामी हो गया। उन सभी वर्णों का बोध कराता हुआ का भी बोध कराता है। तो का भी किसका? परह, दूसरे का, स्वयं का, पूर्व का कि मध्य का? मध्यगामी तो बता दिया, पूर्व भी बता दिया, पर बात का भी बता दिया, बचा क्या? स्वयं। स्वयं का बोध कराता हुआ। देखिए जब हम कहते हैं अच, क्या कहते हैं? तो अच में अ जो है ये हो गया आपका आदि वर्ण, है ना, और मध्यगामी में क्या आ गया? ई, उ, रील, री, ये सब आ गया। मान लीजिए अयौच तक, अयौ तक आ गया। तो कहता है कि कह रहा है कि मध्यगामी सभी वर्णों का बोध होता हुआ, ई, उ, री क्या है? मध्यगामी है, और स्वयं का भी बोध कराता है। तो ये स्वयं का बोध ये हुआ कि इसका नहीं कि अच कहे तो अ को छोड़ के सीधे ई के बाद ले लें, ऐसा नहीं, अ को भी लेना है और उसके मध्य के विभाग को लेना है, और कहाँ तक जाना है? जहाँ तक इत संज्ञा न आ जाए वहां तक, लेकिन इत संज्ञक वर्ण को नहीं लेना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? ये भी बड़ा पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या मानी जाती है? 42, 40, 44, 48। देखिए नॉर्मली आएगा, अगर ऐसे सिंपल सा सवाल है तो 42। कितनी? 42 लगाइएगा, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्याहार की संख्या में 42 की होती है गणना, लेकिन कहीं कहीं यदा कदा 44 भी मिलता है, पर यूपी टेट के लिए तो 42 बहुत है। फिर भी जान लीजिए, यदि र और यम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या पूछा जाएगा तब कितना बताएंगे? तब 44 हो जाएगा। ठीक है, दो बढ़ जाएंगे, एक र एक यम, ये दोनों क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, तो 44 होगा। लेकिन यदि सिंपल तरीके से सवाल पूछेगा तो आपको 42 ही बताना है। ठीक है, लेकिन ये दो प्रत्याहारों को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। यदि ऑप्शन में 42 नहीं है तो 44 लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्णों की संख्या है? अब बताइए, वो अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या बतानी है तो कई बार पढ़ाया जा चुका है, तो आपको पता ही है 7, 9, 12, 5। तो स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं, जाहिर सी बात है अच के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं तो 9 हो जाएगा। विकल्प डी, वो क्षम्यता, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ नई बात बताने की नहीं है। आगे चलिए, अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र प्रयोग किए गए हैं? ये भी सवाल बताया जा चुका है, फिर भी आज जान लीजिए, प्रत्याहार की चर्चा हो रही है। तो अच प्रत्याहार बनाने के लिए माहेश्वर सूत्र में प्रयोग कितने सूत्रों का प्रयोग किया गया है? तो अब देखिए, आप देखेंगे अ, ई, उड़ एक हो गया, रिल, रि, फिलहाल सबको याद होगा तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो भी याद कर लीजिएगा जरूर। एओंग, और चौथा क्या है? आई, औच। तो आपको प्रत्याहार बनाना तो जान ही गए होंगे, इसलिए लिखे हैं कि आज प्रत्याहार की चर्चा हो रही तो बता दिया जाए। अच का मतलब है क्या? ये अ और ये च। ठीक है, ये पहला
वर्ण और इस संज्ञक वर्ण से लेकर बनेगा। तो आप देख रहे हैं अ से लेकर च तक को देखना है। तो च के अंतर्गत कितने आ रहे हैं वर्ण, तो देखिए, लेकिन इस संज्ञा को नहीं जोड़ना है, ये डिलीट करना है, ये आपको नहीं गिनना है, ये भी नहीं गिनना है और इसको भी नहीं गिनना है। अब देख लीजिए, इसीलिए कहा स्वयं का भी बोध कराए, तो अ से जोड़ना है, अ ई उ रिल री ए ओ आई औ। कितने हो गए? 9 हो गए। ऐसे प्रत्याहार बनते हैं। तो यहाँ पे 9 विकल्प, क्षमता यहाँ पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्र का प्रयोग किया गया है कितने सूत्रों में, हम स्वर बताने लगे। स्वर तो 9 होते, इसके पहले बताया जा चुका, स्वर भी जान लीजिए। और सूत्र आपके सामने लिखा है 1 2 3 4, 4 सूत्रों में अच प्रत्याहार आ जाता है। मतलब अच प्रत्याहार के जो वर्ण है, 9 वर्ण है, वो चारों सूत्र में परिगणित हो जाते हैं। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आपके सामने है कैसे, अ से लेके च तक, तो ये 9 आपके स्वर आ जाएंगे और 4 सूत्र हैं, 1 2 3 4, अयुड़ रिलरिक एओंग अयोच। इन्हीं 4 सूत्रों से आपका अच प्रत्याहार बन जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये अगर प्रत्याहार समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है बनाने में। आपको माहेश्वर सूत्र यदि याद होगा और प्रत्याहार बनाना जान जाएंगे तो प्रत्याहार में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई उत्तर गलत नहीं हो सकता। आ ई उड़ के ई से लेकर रिलरिक के बीच के सभी वर्ण ई उ रिलरी किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? देखिए, अब अच्छा है, बताइए। अक में, इक में, उक में, रिक में। अब देखिए, अ ई उड़ के ई से लेकर, तो ये ई आपको दिख रहा है और कह रहा है कि रिलरिक के क तक, तो ये क ले लीजिए। तो क्या बन जाएगा? ई और तो कुछ नहीं, ई क हो जाएगा। सही है कि नहीं? और जब ई क होगा तो आप देख लीजिए, ई उ इसको नहीं गिनेंगे, री री इसको नहीं गिनेंगे, ये आ गया ई उ रिल री, आ गया कि नहीं? तो यही से पता चल जाता है एक प्रत्याहार में किसमें गिनेंगे और कितने वर्ण आएंगे? 4। कितने सूत्र हैं? 2। अगर सूत्र पूछे तो 2 ही तो हैं। अयुड़ रिलरिक सूत्र 2 ही हैं, एक अयुड़ एक रिलरिक, और इक बनेगा तो ई उ रिलरी 4 वर्ण हो गए। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती? बहुत बार सवाल पूछा गया है। 29, 33, 35, 40। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। 9 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन को हल कहते हैं। और क्यों? क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, इसलिए 33 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र का प्रयोग हुआ है? अच्छा सवाल है। 5, 7, 9, 10। अब क्या ये बहुत कठिन है? अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो बहुत अच्छे से, और ये पढ़ाया भी जा चुका था। 4 सूत्र आपके ले गया कौन? अच अर्थात स्वर, स्वर ले गया ना। माहेश्वर सूत्र हैं कितने? 14, माइनस करिए 4, 10। ये 10 कहाँ जाएगा? हल में, वही व्यंजन में। तो सीधे क्या हो जाएगा? डी। पूरे 10 में, डी विकल्प में पूरे 10 सूत्रों में व्यंजन की बात होती है, व्यंजन की परिगणना हो जाती है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया? चलिए, अच्छी बात है, अगर याद होगा तो करेंगे ही। हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया है? हैवरट से लेकर हल तक, हल से लेकर हैवरट तक, हल से लेकर हल तक, ह से लेकर ल तक। तो अब देखिए, सूत्र की बात हो रही है, वर्णों की बात नहीं हो रही है। जब सूत्र की बात होगी तो अ युड़ रिलरिक एओंग अयोच को हटा दीजिए। 5वां क्या आएगा? हैवरट। और 14वां क्या है? हल। इतना पता है तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हैवरट 5वां है, हल 14वां है। इसके हैवरट से पहले में स्वर में चला जाएगा, तो हैवरट के बाद जितना आएगा हल तक पूरा स्वर व्यंजन की बात होगी। हल से लेकर हैवरट ये उल्टा हो रहा है, तो ये हो नहीं सकता। हल से लेकर हल तक कोई मतलब ही नहीं है। हल से लेकर ल तक ये तो वर्ण हो गया। यहाँ सूत्रों की बात हुई, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है हमारा, झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण किन 2 सूत्रों में आते हैं? जब हम झस प्रत्याहार बनाते हैं तो क्या क्या हो जाएगा?
झ भ घ ढ ध, बस इतना ना। झस में झभई से लेके घटस की बात हो रही है। तो अब देखिए वही बता रहा है कि झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण किन दो सूत्रों में आते हैं? झभई और जबगढ़दश, झभई और घड़धस, झभई और खप छटत चटतो, झभई और शक्सर। तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। मास्टर सूत्र याद है तो कर ही लेंगे। झभई घड़धस में आपको इत संज्ञक हटा देना है, इसको और इसको, है कि नहीं? तो आ जाएगा ना भाई। झस में घड़धस का स ले लिए और झभई का झ ले लिए तो हो गया। झस प्रत्याहार में झभई और घड़धस सूत्र आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं? बहुत अच्छा सवाल। किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं या तीसरा वर्ण आता है? हर्ष, जश, खस, झस। विकल्प भी अच्छा है। देखिए हस में क्या है वर्ड से लेकर अगर हम जब गर्दश करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा। चाहे आप लिख के देख लीजिए। देखिए यहाँ तक अगर हम करते हैं हस में तो यहाँ तक के वर्ण आएंगे ना। क्यों? क्योंकि द के बाद श ही आएगा, सन यहाँ अंत हो जाएगा। तो यहाँ तृतीय वर्ण आया क्या? नहीं आया ना, इसलिए नहीं होगा। जश को देखिए, ज ब ग ड द, श को लेना नहीं है, हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप देखिए पहले तृतीय वर्ण है कि नहीं, इसको लेना नहीं है। तो तृतीय वर्ण है, चवर का ज है, ब कहाँ का? पवर का है, कवर का ग है। तो कहने का मतलब ज ब ग ड द कहाँ का है? तृतीय वर्ण है, हर वर्ग के तृतीय वर्ण है। तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। आगे क्या बताएं? खस करेंगे तो अब ये तो होगा नहीं, झस में भी नहीं होगा। तो जस एक प्रत्याहार ऐसा है जिसमें 5 ही आते हैं, 5 वर्ण आते हैं और सभी वर्गों का तृतीय वर्ण आता है, इसलिए जस प्रत्याहार को जानते रहिए। संधि पढ़ते हैं तो इसका बड़ा काम करता है झलाम जशो अंत्य में, जस की बहुत भूमिका है उसमें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अभी अभी बता दिया गया है, बताइए। जब गड दश, जब गड द, जब गड ग, जब गड, जब गड स, कौन सा होगा? तो अभी बताया गया। देखिए ये हो सकता था लेकिन इस संज्ञक को दे दिया इसलिए गलत हो गया। यदि ये ना होता सही होता। ये ऐसा किस में मिल रहा है? विकल्प भी मिल रहा है। ज ब ग ड द, इतना आता है। जस प्रत्याहार में 5 ही वर्ण आते हैं, वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं और श की गणना यहाँ नहीं होगी। ज ब ग ड द, विकल्प आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? चय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ध्यान से देखिएगा। च त क प य, च त फ प य, च ट त क प, च क प य। अब देखिए चय, च कहाँ का है? चटता, तो ले लीजिए च ट त क प, कपय का यह नहीं लेंगे, चटतो का वह नहीं लेंगे, तो कहाँ है? कहाँ विकल्प बन रहा है ये? च ट त क प, तो आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। च त क प य, देखिए यह आ गया, गलत है। यहाँ ट गायब हो गया है ना, और ये भी फ आ गया पता नहीं कहाँ से, ये भी गलत हो गया। क प होना चाहिए और यहाँ ट भी गायब है। यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी गलत है, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। यदि आपको मास्टर सूत्र आता है तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा में भी आप ऐसे करके तभी करिएगा। मान लीजिए आ भी रहा है तो एक बार लिख के जरूर देख लीजिएगा। कभी कभी आता हुआ भी सवाल जल्दबाजी में गलत हो जाता है, इसलिए मास्टर सूत्र जब प्रत्याहार पूछेगा तो लिख लीजिएगा। किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं? बहुत अच्छा। कौन सा ऐसा प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं? प्रथम वर्ण का मतलब क, च, ट, त, प, ये सब। तो किस में आता है? क में, श में, ह में, च में। तो देखिए च, ट, त, व, क, प, य, ये है ना। तो लेकिन इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना। तो क्या प्रथम वर्ण आ गया? च में आ गया ना भाई। च से लेंगे तो च प्रथम वर्ण है कि नहीं? ट भी प्रथम वर्ण है, त भी, क भी, प भी। 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5 वर्ण दिख रहा है, तो
क्या हो गया, च प्रत्याहार हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत लोग कै मार सकते हैं कि कै हो जाएगा, पर कै नहीं होगा, च होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं? बहुत बार बताया गया, बहुत बार। तो हल, शल, अल, यण। इसमें तो जवाब देखते बनता है, देखना भी चाहिए कि कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं? 20वां प्रश्न है, जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत बार पढ़ाया गया है। हल के अंतर्गत, कि शल के अंतर्गत, कि अल के अंतर्गत, कि यण के अंतर्गत। 20वें सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, 20 का बी सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ऊष्म वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए हैं। शल में क्या क्या आएगा? तीनों प्रकार के आपके स आ जाएंगे और आपका एक ह आ जाएगा। ठीक है, आइए, ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। और शल प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। आइए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। शल प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बनता है? 1 सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र, 4 सूत्र। तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट का है, अयुड़ के लास्ट में जाइए। चढ़ते कपय, कपय सक्सर हल, तो सक्सर हल से बनेगा किससे? शस्सर। एक ये सूत्र और एक ये, 13 14 है। ये 13वां सूत्र है, ये 14वां है। तो इसमें देख रहे हैं ये तीनों ये हो जाते हैं, ये इस संज्ञा हो गई, ये कहा ये संज्ञा, तो 4 बन गए 2 सूत्रों से मिलकर। कितने? 2 से। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। 13वां 14वां सूत्र रहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, शल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 3, 5, 6, 4। अभी कई बार बताया गया, विकल्प डी सही उत्तर जाएगा। तीनों प्रकार के श और ह ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं, शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। 4 वर्ण आते हैं और माहेश्वर सूत्र के 13वें 14वें सूत्र से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? शल, अच्छा वर्ण पूछ लिया, कोई बात नहीं। श श स, श श स र, श श स ह, श श स ह। तो अब देखिए, ध्यान रखिएगा, स तो दिया इसमें भी, लेकिन क्रम गड़बड़ है। इसमें तो मान लीजिए एक वर्ण ही नहीं दिया, 4 वर्ण होते हैं, ये गलत दिया है, ये भी गलत। लेकिन यहाँ क्या है? क्रम गड़बड़ है, इसलिए ध्यान रखिए, क्रम भी गड़बड़। सही कहे हैं ना? हाँ भाई, लिख लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं, लिखने से ज़्यादा क्लियर होता है। सक्सर, यही होता है ना? पता चला कि ये वाला कर दीजिए तो भी क्या होगा? पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सक्सर कैसे लिखा जाता है, तो लिख के बढ़िया से चिंतन मनन करके तब काला करिएगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सही है ना? हम तो नहीं कंफ्यूज हैं भाई। देख लीजिए, यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एक स, तीनों स हैं और मूर्धन्य वाला बीच ही में है, बस तालब और दंती को हटा दिया है। तो ध्यान रखिएगा भैया लोगों, ध्यान से करिएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा खा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं? आप बताइए। अभी ऊष्म की बात हुई, अब अंतस्थ। अब इतनी बार अंतस्थ और ऊष्म बताया गया है कि गलत तो कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो चुल्लू भर पानी में क्या करना चाहिए? डुबकी लगा लेना चाहिए। शल, यण, जश, ये। तो देखिए अंतस्थ वर्ण क्या पूछ रहा है? किस प्रत्याहार में आएगा? तो शल में बताया गया क्या? ऊष्म। कितने वर्ण होते हैं? 4। प्रत्याहार क्या है? शल। ठीक, वर्ण क्या है? तीनों स और ह। यण में क्या आएगा? अंतस्थ। क्या आएगा? अंतस्थ हो गया। वर्ण कितने हैं? इसमें भी 4 हैं। प्रत्याहार है यण, प्रत्याहार यण है, और या व रला इसमें आता है। ठीक है, इसलिए विकल्प क्या होगा? बी। जस का बताए, वर्गों के प्रथम वर्ण आएंगे, जैसे ज ब ग ड द। ठीक, तो शल का बता दिए, इसमें 5 आएंगे, 5 वर्ण। कौन से? सब वर्गों के प्रथम वर्ण, वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं जश में। अंतस्थ बता दिए, उसमें बता दिए 5 वर्ण वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं जश में। यह में ऐसा कुछ नहीं है, यह में आपको बताना पड़ेगा केवल प्रत्याहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। य व र ल इन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत होती है? यल, य, यण, यर। बहुत अच्छा विकल्प है। तो अब देखिए, लोग ये भी मार सकते हैं। यल
क्या कह सकते हैं, यल, या इधर लीजिए ये हो जाए, पर गलत है, यह गलत है, यड़ सही है। क्यों? क्योंकि हैवरट के यस लेकर के लड़ के ड़ तक की बात होती है, तो इसलिए विकल्प सी सही उत्तर होगा, ना कि यल। यल मत लगाइएगा, यड़ लगाइएगा। विकल्प सी सही करिएगा। बताया गया ये अंतस्थ वर्ण है। क्या है? य व र ल अंतस्थ वर्ण है, और यह यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण गिने जाते हैं, वो आपके सामने है। क्या? य व र ल। ये भी 2 सूत्रों से मिलकर बनता है, हैवरट के यस लेकर लड़ के ड़ तक। आइए अगला प्रश्न देखिए। यण प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? चलिए कोई बात नहीं, फिर रिपीट किया जाए। 1 2 3 5 बता दिए। क्या है सूत्र? है य व र ट ल ड़। ये 5वां है, ये 6वां है कि नहीं? तो 5वां 6वां सूत्र है, इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है। हाँ की कोई बात नहीं थी। य व र लेंगे, इसको काट देंगे, ल लेंगे इस संज्ञा के, इसको काट देंगे, तो क्या बन जाएगा? यण प्रत्याहार में वर्ण ये आ जाएंगे। तो 2 सूत्रों से मिलकर बनता है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। हैवरट और लड़, इन 2 महाशय सूत्र से कौन सा प्रत्याहार बनता है? देखिए परेशान मत होइएगा, हर तरीके से आपके सामने प्रश्न रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप गलती ना करें, इसलिए कितनी प्रकार से आपको इस प्रश्नों को घुमा घुमा के बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से पूछेगा तो आप गलत मत करिएगा, कृपा करके। हैवरट और लड़, इन 2 महाशय सूत्रों से कौन सा प्रत्याहार बनता है? हल, रल, यड़ की हड़? तो आपको बताना है क्या? यड़। ध्यान रखिएगा, यड़ प्रत्याहार हैवरट और लड़ सूत्रों से बनकर बनता है। पर परेशान मत होइएगा, है को इधर ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, तो आपको खुद दिख जाएगा। और ट को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि संज्ञक वर्ण है। और यह हा को इसलिए हटाते क्योंकि यह से शुरू है। कहाँ से? यह से, इसलिए यहाँ से लेना है। ठीक है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण हैं, जैसे अड़ा, कंग, च, इनका क्या प्रयोजन है? क्यों इसको अलग करते? क्यों हलंत वाले को डिलीट भी करते हैं? या अगर डिलीट ही करना था तो हलंत वर्ण लाए क्यों? ये भी तो सवाल हो सकता है कि जब आपको डिलीट ही करना था, उसको खत्म करना था, तो इसको क्यों ले आए? इसका क्या प्रयोजन है? तो सूत्र बनाना, स्त्रीलिंग बनाना, शब्द बनाना कि प्रत्याहार बनाना? जाहिर सी बात है प्रत्याहार बनाना। विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि जब तक इस संज्ञक वर्ण ना लाते ये सब, तो प्रत्याहार ना बन पाता, इसलिए इनका प्रयोजन है प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार नहीं बन पाता, प्रत्याहार बनाने के लिए इन संज्ञक वर्णों को लाना पड़ा। निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? अल, हल, अच, यय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हल व्यंजन वर्णों को परिगणित करता है। व्यंजन कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। अच स्वर को बताता है। कितने हैं? 9। यह तो एक प्रत्याहार है। अच भी प्रत्याहार है, हल भी प्रत्याहार, लेकिन ये मुख्य रूप से ये हैं कि व्यंजन और स्वर को बताते हैं। इसीलिए व्यंजन को हल संधि भी हल भी कहते हैं। व्यंजन का अपर नाम हल भी है, स्वर का अपर नाम अच भी है। ठीक है। अल एक ऐसा है जो संपूर्ण वर्णों को बताता है। सब स्वर व्यंजन दोनों आते हैं, जिसमें ये 33 9 दोनों समाहित हो जाएंगे 42। तो 42 वर्ण पूरे आ जाते हैं किसमें? अल प्रत्याहार में। ध्यान रखिएगा, अल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्ण आते हैं, हल में 33 वर्ण आते हैं, अच में 9 वर्ण आते हैं, और हल में सारे व्यंजन आते हैं, अच में सारे स्वर आते हैं। और स्वर व्यंजन दोनों किस में आते हैं? तो अल में आते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं? लीजिए, अभी अभी तो बताया गया किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं। अल प्रत्याहार में, हल प्रत्याहार में, शल प्रत्याहार में कि अच प्रत्याहार में? तो आपको बताना है, अभी अभी बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं। स्वर आपके कितने होते हैं? 9 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। दोनों मिला के 42 होते हैं। और ये अल प्रत्याहार में सब आते हैं। किसमें? अल में ना। अल में क्या आता है? 42 वर्ण सब। और हल में बता दिए 33 व्यंजन आता है पूरा। शल में 4 ही आते हैं। नहीं, शल है ना, तो क्या होगा?
हाँ होगा ना, ये आपके उष्म वर्ण आएंगे, इसे उष्म वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उष्म वर्ण। ध्यान रखिएगा, हर बार पूछा जाता है। उष्म वर्ण कितने हैं? 4 हैं। ये हो गया आपका सल प्रत्याहार हो गया। अच, अच को बताना है क्या? स्वर है। स्वर कितने हैं? 9 हैं। बस हो गया। और यही सबसे ज्यादा यही पूछे जाने वाले प्रत्याहार हैं भी। ये प्रत्याहार सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं और जनरली मोस्टली बता दिया गया। फिर भी प्रत्याहार ज्यादा है, इसलिए आज कक्षा पार्ट 1 प्रत्याहार का, और कल भी प्रत्याहार पे ही चर्चा होगी, वो पार्ट 2 होगा, क्योंकि प्रत्याहार पे सवाल ज्यादा बनाए गए हैं, कैसे भी करके पूछा जा सकता है। परंतु आप लोग यदि माहेश्वर सूत्र याद किए होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, पर माहेश्वर सूत्र एकदम कंठस्थ कर लीजिए। आज बस इतना ही। नमः संस्कृत है।